गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी, किसकी बात की थी? वाताग्रह की बात की थी। और आज हम बात करेंगे साइक्लोन की। देखिए क्या होते हैं साइक्लोन, क्या होते हैं। इसलिए मैंने कल आपको वाताग्रह बताए थे, क्योंकि देखिए शीत वाताग्रह है और उष्ण वाताग्रह। जब तक हमें वाताग्रह नहीं पता होगा तब तक हम साइक्लोन या चक्रवात के बारे में नहीं समझ सकते। देखिए होता क्या है, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात, इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। जो चक्रवात होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। देखिए क्या होता है, समदाब रेखाएं होती हैं। क्या होते हैं? समवायुदाब रेखाएं। समवायुदाब रेखाएं, ये रेखाएं क्या होती हैं, एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। जिन जिन क्षेत्रों में समान दाब पाया जाता है उन क्षेत्रों को मिलाकर रेखाएं खींची जाती हैं, उनको बोलते हैं हम समवायुदाब रेखाएं। देखिए आप इधर ये जो बाहर वाली रेखा है इनको हम बोलते हैं समवायुदाब रेखाएं, कि यह समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। 1011, देखिए जो समदाब रेखाएं होती हैं मिलीबार, किस में व्यक्त करते हैं इनको? मिलीबार में। कि अब जैसे ये 1011 है, 1009 है, तो 1009 क्या है? मिलीबार। सही है कि समदाब रेखाओं को हम व्यक्त किस में करेंगे? मिलीबार में करेंगे। और अब हम बात किसकी करेंगे? चक्रवात की। देखिए क्या होते हैं, जो चक्रवात होते हैं उनके केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। केंद्र में पाया जाता है निम्न वायुदाब, और जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं वायुदाब बढ़ता जाता है। केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है और परिधि की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो पवनें चलती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इसमें पवनें देखिए उच्च वायुदाब से किधर चल रही हैं? निम्न वायुदाब की ओर। केंद्र में क्या पाया जाता है? चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, और बाहर की तरफ उच्च वायुदाब पाया जाता है, परिधि की तरफ उच्च वायुदाब पाया जाता है। यही कारण है कि परिधि से केंद्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। आपने देखिए छोटे रूप में एक बम्बूला सुना होगा कि हमारे जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो छोटे रूप में एक बम्बूला ऐसे वायु का जो चक्र होता है घूमता रहता है, उसी का बड़ा विस्तृत रूप होता है ये, तो उसी के समकक्ष होता है। केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, बाहर उच्च वायुदाब पाया जाता है। जो समदाब रेखाएं होती हैं उनको मिलीबार में व्यक्त किया जाता है। बात आती है कि केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, चारों ओर समवायुदाब विस्तृत होती हैं, और केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। केंद्र में निम्न वायुदाब है, बाहर की ओर आप आएंगे तो वायुदाब क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगेंगी। देखिए ये बाहर वाला परिधि है, परिधि से हवाएं किधर चल रही हैं? केंद्र की ओर चल रही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं? अग्रसर होती हैं या पलायन करती हैं। बात करें इनकी दिशा की, देखिए दिशा होती है इनकी दो, एक उत्तरी गोलार्ध में, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो भागों में, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में। तो बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई के विपरीत, सही है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। कि उत्तरी गोलार्ध में तो कैसे चलेंगे? आपको पता है घड़ी कैसे चलती है, ऐसे सीधी ऐसे, लेकिन यहाँ तो ये चलेंगे उल्टी दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे क्लॉकवाइज, जिस प्रकार से घड़ी चलती है उस प्रकार से चलेंगे। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज ये चलते हैं। एंटी क्लॉक होता है घड़ी के जो सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में इनकी प्रवाह की गति होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जिस प्रकार से घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयाँ चलती हैं क्लॉकवाइज, उस अकॉर्डिंग क्या चलती हैं? ये जो चक्रवात होते हैं इनमें पवनें चलती हैं। बात आती है कि इनका आकार कैसा होता है। इनका जो चक्रवात है इनका आकार कैसा होता है? इनका देखिए आकार अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है, वी आकार का भी होता है। वी इंग्लिश का अक्षर होता है ना, वी, उस अक्षर के समान भी क्या पाया जाता है? इनका आकार पाया
जाता है, वी आकार का भी पाया जाता है, गोलाकार, अंडे के आकार का भी इसका क्या पाया जाता है, आकार पाया जाता है। स्थिति की अगर हम बात करें उसके अकॉर्डिंग हम चक्रवातों को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। स्थिति के अनुसार चक्रवात को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सेकंड है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए स्थिति कि ग्लोब पर स्थिति की बात करें, पृथ्वी पर स्थिति की बात करें, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो साइक्लोन होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरे होते हैं हमारे पास शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब बात आती है कि ये 2 चक्रवात हैं, ये कहाँ कहाँ किस प्रकार से पाए जाते हैं। पहले हम इस डायग्राम के माध्यम से चक्रवात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताई थी कल वाताग्रह के बारे में बताया था कि जो वायु राशि होती हैं, 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि होती हैं, तब क्या होता है, वाताग्रह का निर्माण होता है। इसमें उष्ण वाताग्रह बनता है, शीत वाताग्रह बनता है और निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं और बाहर की तरफ जो वायुदाब है अधिक पाया जाता है। इसलिए जो पवनें चलती हैं परिधि से केंद्र की ओर पवनें चलती हैं। अब ये किधर जा रही हैं, केंद्र की ओर चलती हैं। ये जो समान वायुदाब वाली जो रेखाएं होती हैं इनको बोलते हैं समवायुदाब रेखाएं। ठीक है, तो ये एक हम कह सकते हैं कि चक्रवात को प्रदर्शित करता है कि केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है, बाहर उच्च वायुदाब पाया जाता है और जो हवाएं हैं वो क्या होती हैं, परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। और बात करें उत्तरी गोलार्ध में तो चलती हैं घड़ी की सुइयों के विपरीत, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्या करती हैं, चलती हैं। घड़ी की सुई के अनुकूल कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलती हैं। स्थिति के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा, इसको 2 भागों में बांटा। एक है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हम थोड़ा सा बता देती हूँ दोनों के बारे में, फिर डिटेल से बात करेंगे। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उनकी उत्पत्ति पाई जाती है। आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये वाला जो भाग है कर्क से मकर रेखाओं का बीच का कौन सा भाग है, उष्णकटिबंधीय। तो इस क्षेत्र में जितने भी चक्रवात पाए जाएंगे किस प्रकार के पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, 23.5 से 66.5 डिग्री तक कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध में। इस क्षेत्र में जो चक्रवात आएंगे वो कौन से चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। पहले हम फर्स्ट उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करेंगे और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। जो भी चक्रवात बनते हैं उसमें उष्ण वाताग्रह, शीत वाताग्रह बनते हैं, बादल बनते हैं, वर्षा होती है चक्रवातों के माध्यम से, और पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इसको आप बना लीजिएगा। देखिए इसमें भी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये वाली जो भाग होगा उत्तर पूर्व, ये वाला उत्तर पश्चिम, और इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, दक्षिण पूर्व और इधर दक्षिण पश्चिम। तो ये जो दिशाएं हैं इनका भी इसी प्रकार से निर्धारण किया जाता है। हेडिंग डालिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए क्या होते हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। अब हमें ज्ञात हो रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कर्क रेखाओं से मकर रेखाओं के मध्य कौन से चक्रवात की उत्पत्ति होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक क्या होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। हेडिंग डाल लीजिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको, ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसमें क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, कर्क रेखाओं से
और मकर रेखाओं के बीच, करक रेखाओं से, करक और मकर रेखाओं के मध्य। दूसरी बात आती है कि जो करक और मकर रेखाओं के मध्य क्या पाई जाती है, जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जिस तरह की समरूपता पाई जाती है वह समरूपता उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं पाई जाती है। बात करते हैं इनकी उत्पत्ति कब होती है, ग्रीष्म काल में। उत्पत्ति कब होती है, ग्रीष्म काल में। और कह सकते हैं कि तापमान उसमें कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। सही है कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं करक और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं, कौन से काल में, ग्रीष्म काल में इनकी उत्पत्ति होती है। और तापमान उस समय 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, तापमान अधिक होना चाहिए। तब क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होगी। और चक्रवात के केंद्र में क्या पाया जाता है, बहुत कम निम्न वायुदाब पाया जाता है। समदाब रेखाएं वर्ताकार होती हैं, लेकिन इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, कम पाई जाती है। अब वही चीज़ है, यहाँ हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, चक्रवात न्यून वायुदाब, केंद्र में क्या पाया जाता है, निम्न वायुदाब। 2 या 3 रेखाएं होती हैं, बहुत अधिक नहीं होती हैं। दूसरा इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि जो समदाब वर्ताकार रेखाएं होती हैं परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम संख्या आ गई। और दूसरा हम कह सकते हैं कि हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी, 1001, 1003 और 1005 मिली बार। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र में इसके न्यूनतम तापमान पाया जाता है, बाहर की तरफ वायु दाब है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इनके जो दाब का अंतर है उसके कारण ही क्या चलती हैं, परिधि से केंद्र की ओर पवनें चलना प्रारंभ होती हैं। अब बात आती है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, गर्म सागरों के ऊपर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति गर्म सागरों के ऊपर होती है। ठीक है, देखिए 4 बातें बताई मैंने आपको कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, करक और मकर रेखाओं के मध्य। और कौन से काल में, कौन सी ऋतु में इनकी उत्पत्ति होती है, ग्रीष्म काल में। तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी उत्पत्ति गर्म सागरों के ऊपर होती है। आगे वाली बात सुनिए, भूमध्य रेखा पर ये उत्पन्न नहीं होते, भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होते। अब पूछोगे क्यों नहीं होते, रीजन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है यहाँ कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं गर्म सागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है, ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, करक और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस जो बल है उसकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। भूमध्य रेखा पर एक बल लगता है, कोरियालिस, सही है, कोरियालिस बल, यह क्या पाया जाता है, अनुपस्थित पाया जाता है। सही है कि भूमध्य रेखा पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल लगता है। कोरियालिस बल कैसा है, अनुपस्थित है। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल अनुपस्थित पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर कोरियालिस बल सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति के कारण जो चक्रवात हैं वह उत्पन्न नहीं होते हैं। सही है, बात को समझने का प्रयास करें कि भूमध्य रेखा पर विक्षेप बल भी बोल सकते हैं हम, इसको कोरियालिस बल भी बोल सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है उस पर कोरियालिस बल क्या लगता है,
बिल्कुल शून्य लगता है या कोरियालिस बल अनुपस्थित होता है, जबकि ध्रुवों पर सर्वाधिक कोरियालिस बल पाया जाता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? वहाँ पर एक बल लगता है और उस बल की क्या पाई जाती है? वहाँ पर अनुपस्थिति पाई जाती है, या यह बल भूमध्य रेखा पर शून्य लगता है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। बात करते हैं भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं पाए जाते। गर्मियों में इनकी जो उत्पत्ति होती है ITCZ के साथ होती है, जबकि यह खिसक कर 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती है। देखिए मैंने आपको ITCZ, हमने मानसून पढ़ा उसमें इसकी ITCZ की बात की थी। देखिए होता क्या है, कर दूँ इसको साफ एक बार वापस देख लीजिए। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने के कारण इनको नाम क्या देंगे हम? ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न कहाँ होते हैं? कर्क से मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होंगे, ग्रीष्म काल में उत्पन्न होंगे, सागर के ऊपर उत्पन्न होंगे, जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर उत्पन्न नहीं होंगे। भूमध्य रेखा पर एक बल लगता है कोरियालिस बल या विक्षेप बल, वह भूमध्य रेखा पर शून्य लगता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक लगता है। यही कारण है कि कोरियालिस बल के अनुपस्थिति के कारण भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। क्लियर? अब किसकी बात करेंगे हम? ITCZ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ITCZ की। नोट्स आपको इसी अकॉर्डिंग बनाने हैं। छोटे छोटे जो ये हिंट हैं आप इनको लिखें और फिर आप अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ITCZ की बात करी, इन्होंने कहा कि 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर खिसक जाते हैं। ITCZ को बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। छोटी सी बात है, पहले उसको सुन लीजिए। 5 से 10 डिग्री किधर खिसक जाते हैं? 5 से 30 डिग्री उत्तर में खिसक जाते हैं। सही है? 5 से 30 डिग्री ITCZ बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनकी जो गर्मियों में इनकी जो उत्पत्ति होती है ITCZ के पास होती है, और कह सकते हैं कि यह खिसक कर 5 से 30 डिग्री उत्तर में खिसक जाता है। क्यों खिसक जाता है? देखिए ITCZ आपको ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? कर्क रेखा पर होती है, तो वायुदाब की जितनी भी पेटियाँ होती हैं वो किधर खिसक जाती हैं? उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो हम कहते हैं कि सूर्य की जो स्थिति है वो क्या है? उत्तरायण है। सही है? तो सूर्य की जब स्थिति उत्तरायण होगी, गर्मियों में सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर चमकता है। सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? कर्क रेखा पर। जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो वायुदाब की जितनी भी पेटियां हैं किधर खिसक जाएंगी? 5 से 30 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। सही है? अब 5 से 30 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। और दूसरा हमने बताया कि भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया भूमध्य रेखा से उत्तर कोरियालिस बल तथा पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की जो अवस्था होती है वह किस प्रकार की पाई जाती है? चक्रीय पाई जाती है। दो चीज़ बताई, एक तो सूर्य क्या हो जाता है? देखिए ITCZ क्या है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसमें क्या होता है? जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तो वायुदाब की जितनी भी पेटियां होती हैं वो सभी उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। कह सकते हैं कि 5 से 30 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो उस समय इस भूमध्य रेखा पर तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, लेकिन जो हवाएं हैं वो 5 से 30 डिग्री तक उन हवाओं की अवस्था किस प्रकार की हो जाती है? उन हवाओं की अवस्था या पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण क्या कह सकते हैं कि हवाओं की अवस्था चक्रीय हो जाती है। RAS 2006 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो
भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन ग्रीष्म काल में सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है? कर्क रेखा पर रहती है। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर रहने के कारण वायुदाब की पेटियां किधर खिसक जाती हैं? 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर खिसक जाती हैं, और जिसके कारण और पृथ्वी की अक्षीय गति और उत्तरायण के कारण क्या होती हैं? हवाओं की जो अवस्था पाई जाती है 5 से 30 डिग्री तक, वह हवाओं की अवस्था किस प्रकार की हो जाती है? चक्रीय अवस्था पाई जाती है। आकार में देखिए क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनके आकार में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। कोई जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं बहुत अधिक छोटे होते हैं, कोई बहुत अधिक बड़े चक्रवात पाए जाते हैं। कह सकते हैं कई बार तो इतने अधिक छोटे होते हैं कि सामान्य रूप से अगर इनकी हम बात करें तो इनका जो व्यास होता है यह 80 से 300 किलोमीटर पाया जाता है। 80 से 300 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? इनका व्यास पाया जाता है। लेकिन कभी इतने छोटे होते हैं कि इनका जो व्यास है वह मात्र 50 किलोमीटर से भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। सामान्य तौर पर अगर बात करें तो जो चक्रवात होते हैं उनका व्यास पाया जाता है 80 से 300 किलोमीटर, लेकिन कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि 50 किलोमीटर से भी कम उनका व्यास पाया जाता है। ये जो चक्रवात होते हैं सागरों पर तीव्र गति से चलते हैं। ये जो चक्रवात होते हैं सागरों पर तीव्र गति से चलते हैं। क्यों चलते हैं? देखिए, सागर पर कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए सागर पर तो चलते हैं तीव्र गति से, लेकिन जैसे ही स्थल भागों पर पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं, और आंतरिक भागों में पहुँचने से पहले ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। आपने सुनामी देखा होगा, वो भी क्या है? चक्रवात का एक प्रकार है। सागर पर तीव्र लहरें उठती हैं, तट को काफ़ी अधिक हानि पहुंचाती हैं, लेकिन वहाँ जो द्वीप है उसके आंतरिक भाग में पहुँचते पहुँचते ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, या इनकी जो कह सकते हैं जो हवाएं हैं उनकी गति अत्यधिक कम हो जाती है, या ये जो चक्रवात हैं वो आंतरिक भागों में क्या पड़ जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये जो सर्वाधिक हानि पहुँचाते हैं वो तट भाग को पहुँचाते हैं। क्यों? सागरों पर तीव्र गति से चलते हैं, तट से टकराते हैं, तट पर भारी तबाही मचाते हैं, लेकिन जैसे ही महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाते हैं, आंतरिक भाग में क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि महाद्वीपों के केवल तटीय भाग को ही ये सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी तोड़फोड़ करते हैं कहाँ पर करते हैं? तट पे करते हैं। जब पवनें सागर से तेज़ गति के साथ आती हैं, क्या कहा? सागर पर तीव्र गति से चलते हैं, सागर पर तेज़ गति से आती हैं, तो जब तट से टकराती हैं तो तट के साथ सागर की लहरें भी उतनी ही तीव्र गति से हवा के साथ तट से टकराती हैं, और यहाँ पर यह सर्वाधिक हानि पहुँचाती हैं। जैसे ही महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाएंगी क्या हो जाती हैं? ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, या आंतरिक भाग में इनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी गति किस प्रकार की पाई जाती है? इनकी गति, ये तो हमने बात की थी इनके व्यास की कि आकार कितना बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? इनकी गति की, कि इनकी गति क्या पाई जाती है। देखिए क्या होता है, साधारण से प्रचंड गति, अलग अलग गति पाई जाती है। जैसे आकार छोटा बड़ा होता है उस प्रकार से इनकी गति भी क्या पाई जाती है? कम और अधिक पाई जाती है। जब समदाब रेखाएं कम होंगी तो इनकी गति कम पाई जाती है, और जितनी अधिक समदाब रेखाएं बढ़ती जाती हैं, वायुदाब में अंतर बढ़ता जाता है, उतना ही यह तीव्र गति से इसमें पवनों की गति पाई जाती है। बात करते हैं जो कमज़ोर चक्रवात होते हैं 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कमज़ोर जो चक्रवात होते हैं 32 किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटे में 32 किलोमीटर। और जबकि जो हरिकेन होते हैं, जो कमज़ोर चक्रवात होते हैं 32 किलोमीटर पर आवर्स प्रति घंटे की गति से भ्रमण करते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही एक प्रकार है हरिकेन, यूएसए में आता है। जो हरिकेन है उसमें हवाओं की जो गति है 120 किलोमीटर पर आवर्स से भी अधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ही क्या है? एक प्रकार है जिसको नाम देते हैं हम हरिकेन। इसमें जो हवाओं की गति पाई जाती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी अधिक तीव्र गति से ये हरिकेन चलते हैं। हरिकेन क्या है? उष्णकटिबंध का ही जो चक्रवात होते हैं उसी का एक क्या है? प्रकार है। और दूसरी कहें कि शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इनमें तापमान संबंधी विभिन्नता
नहीं होती है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में विभिन्न वाताग्रह नहीं बनते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रत्येक भाग में क्या होती है, वर्षा होती है। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो मूसलाधार वर्षा होती है और उसके जितना भी पूरा चक्रवात होता है उस चक्रवात के प्रत्येक भाग में क्या पाई जाती है, वर्षा पाई जाती है। ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं, ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन धीरे धीरे वर्षा हो रही है, तो वो भी क्या है, इसी चक्रवात का एक रूप है। इन्होंने कहा कि ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर रुक जाते हैं और कई दिनों तक क्या होती है, वर्षा होती रहती है। और ये जो वर्षा होती है कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं और तथा जो वर्षा है यह तीव्र वर्षा प्रदान करते हैं। दूसरी अगर बात करें कि उष्णकटिबंधों का जो भ्रमण पथ होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। भ्रमण पथ मतलब कौन से रास्ते से जा रहे हैं, इनका जो भ्रमण पथ होता है कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। बात करें साधारण तौर पर ये जो व्यापारिक पवने हैं उनके हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ कौन सी पवने चलती हैं, व्यापारिक, सही है। उसके बाद पछवार, फिर ध्रुवीय। तो ये कहते हैं सबसे पहले तो जो व्यापारिक पवने होती हैं उनके साथ किधर से किधर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम चलते हैं इन पवनों के साथ, क्योंकि पवनों की दिशा भी यही है ना। जाना थोड़ा सा बैक रिवर्स में, तो हमने बताया था कि व्यापारिक पवने इस प्रकार से चलती हैं। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि व्यापारिक पवनों के साथ किधर से किधर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, एक एक चीज़ को समझें और फिर समझने का प्रयास करें, कॉन्सेप्ट को समझें। तो इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण किधर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम। इधर पूर्व है इधर पश्चिम है, किधर चल रहे हैं, पूर्व से पश्चिम। लेकिन बात करें कि 15 डिग्री अक्षांश के बाद कहें तो इनकी जो भ्रमण दिशा है वो क्या हो जाती है, पश्चिम हो जाती है। 15 डिग्री के बाद इनकी जो भ्रमण दिशा है वो क्या हो जाती है, पश्चिम हो जाती है। और आगे अगर हम बात करें कि 15 से 30 डिग्री के बाद इनकी जो दिशा है वह ध्रुव की ओर हो जाती है और फिर पुनः क्या हो जाती है, वापस से पश्चिम हो जाती है। इसके बाद वापस इनकी जो दिशा है वो किधर हो जाती है, ध्रुव की ओर हो जाती है। तो कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जाते हैं जिस प्रकार से, अब आपने ध्रुव की ओर देखा होगा कि आगे वाली जो पवनें हैं इस प्रकार से चलती हैं, तो इधर कोरियालिस बल लगा लीजिए तो उसकी अकॉर्डिंग इधर तो पूर्व से पश्चिम होता है, 15 डिग्री के बाद किधर हो जाता है, पश्चिम हो जाता है और फिर ध्रुव की तरफ। तो कह सकते हैं कि इनकी कोई भी एक निश्चित दिशा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में ये क्या करते हैं, गतिमान होते रहते हैं। परंतु अगर चक्रवातों की बात करें, उपोष्ण कटिबंध में प्रवेश होते ही ये क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। रीजन क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तो ये रहेंगे। आपने देखा होगा कि पहले उष्ण कटिबंध होता है, उसके बाद शीतोष्ण। अब बात कहोगे कि आप ये उपोष्ण कहाँ से आया, इन दोनों के मध्य क्या पाया जाएगा, उपोष्ण। कि उष्ण और शीतोष्ण दोनों के गुण किस में पाए जाएंगे, उपोष्ण में। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो चक्रवात हैं उष्ण कटिबंध में रहते हैं तब तक गतिमान रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये उपोष्ण कटिबंध में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये क्या होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। ये जो चक्रवात होते हैं वर्ष के निश्चित समय में ही आते हैं। देखिए आवश्यक दशाएं कब बताई थी, ग्रीष्म काल में उत्पन्न होंगे तो वर्ष के एक निश्चित समय में आते हैं, वर्ष भर नहीं आते हैं। शीतकाल में नहीं आएंगे, ग्रीष्म काल में आएंगे। क्यों, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जब महासागरों पर होगा तब क्या होंगे, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होंगे। तो इन्होंने कहा कि खासकर इनका जो समय होता है कौन सा होता है, ग्रीष्म काल होता है। क्यों, क्योंकि ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष भर उत्पन्न नहीं होते हैं, इनका भी कोई समय होता है, एक ऋतु विशेष होती है या कोई निश्चित समय होता है, उसी समय क्या होते हैं, ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। हम कह सकते हैं कि खासकर ये कब उत्पन्न होंगे, ग्रीष्म काल में उत्पन्न होंगे। क्यों, क्योंकि जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कब बनता है, ग्रीष्म काल में बनता है। तो आगे हम कह सकते हैं कि शीतकाल में ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जो 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो शीतकाल में नहीं बनता है, तो उत्पन्न कब होंगे, ग्रीष्म काल में उत्पन्न होंगे। और इन्होंने यही चीज़ कहा है कि अगर शीतकाल में दिखाई नहीं देते उष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात हैं वो ग्रीष्म काल में आते हैं, एक निश्चित समय आते हैं, वर्ष भर नहीं आते हैं। और हम कह सकते हैं जब ग्रीष्म काल में आते हैं तो शीतकाल में नहीं आते हैं। दूसरा इन्होंने कहा
कि शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र दोनों ही क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक संख्या में आते हैं और उनका जो प्रभावित क्षेत्र होता है वह भी अधिक पाया जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं और उनका जो प्रभावित क्षेत्र है वह भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। अपनी प्रचंड गति और तूफानी स्वभाव के कारण ये जो चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। एक ही स्थान पर कई दिनों तक अगर ठहर जाते हैं तो वहीं पर वर्षा करते रहते हैं, भीषण वर्षा करते हैं और कई बार तो वहाँ पर बाढ़ें भी आ जाती हैं। तटीय भागों में सर्वाधिक हानि इनके माध्यम से पाई जाती है। देखिए, अगर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसी क्षेत्र में गतिमान नहीं होते हैं, एक ही स्थान पर स्थायी हो जाते हैं तो कई दिनों तक वहाँ पर वर्षा करते हैं, मूसलाधार वर्षा करते हैं। और ऐसी जब स्थिति होगी कई दिनों तक 3, 4, 5 या 7 दिनों तक जब कंटिन्यू वर्षा होगी तो किस प्रकार की स्थिति होगी, चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा। कह सकते हैं कि बाढ़ वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और कह सकते हैं कि तटीय भागों में ये सर्वाधिक हानि पहुँचाते हैं। सही है। इन चक्रवातों को इनके आकार, स्वभाव तथा विध्वंसकारी घटनाओं के कारण इनको निम्न भागों में बांटा गया है, जिनकी हम बात कल करेंगे। फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ, दूसरा उष्ण कटिबंधीय अवदाब, तीसरा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और चौथा है टॉर्नेडो। तो इनका जो स्वभाव है, आकृति है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। कुछ कम खतरनाक होते हैं और कुछ अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इनके स्वभाव और आकार को देखते हुए इनको अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया है। कल हम उनकी डिटेल से बात करेंगे। जैसे टॉर्नेडो है, सबसे तीव्र गति 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिसमें पवनें चलती हैं, इतनी अधिक विनाशकारी होती हैं कि छत को भी जो पक्की छतें होती हैं उनको भी उखाड़ ले जाती हैं। तो इनकी हम कल बात करेंगे डिटेल में। आज हमने बात करी थी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, इसको आप एक बार देखना अच्छे से और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना, रटने का प्रयास आप न करें। और जो चीज़ें हैं आप उसको बिल्कुल कि हाँ ठीक है, रटने वाली आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, स्पष्ट हैं, पहले इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में, हर चीज़ का रीज़न है। भूमध्य रेखा पर अगर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते तो उसका भी कारण दे रखा है। क्यों? क्योंकि कोरियालिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। तो आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। और फिजिकल ज्योग्राफी है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है। आज का आपका क्वेश्चन है कि जो चक्रवात होते हैं किस आकार के पाए जाते हैं, चक्रवात जो होते हैं किस आकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चक्रवात के कितने प्रकार हैं, आप मुझे कमेंट करके आंसर अवश्य दें। चक्रवात हैं कितने प्रकार के पाए जाते हैं, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं और उसके लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ये तीनों क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक इसी टॉपिक के साथ एक नई क्लास में।